हम अब अध्याय 2 के 2 भाग हम पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरे भाग में हम कुछ मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की कुछ विधियां, उसके बाद डाटा एनालिसिस परतत्व विश्लेषण तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े कुछ नैतिक मुद्दों की चर्चा करेंगे। अगली जो विधि हमारे पास है, जो हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग में लाते हैं, वो है प्रश्नावली सर्वेक्षण। सूचना प्राप्त करने की सबसे प्रचलित मोस्ट कॉमन ये विधि है। बहुमुखी, वर्सेटाइल है, अल्प लागत वाली है, कम खर्च होता है। इसके अंदर एक सेल्फ संवाद, आत्म संवाद, सेल्फ रिपोर्ट विधि है। इस विधि के अंदर पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची प्रतिक्रियादाताओं रेस्पोंडेंट्स को वितरण करके उनके द्वारा और या किसी और विधि द्वारा भेजी जाती है। बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं या किसी भी ढंग से भेज सकते हैं। प्रतिक्रियादाता प्रश्नों को पढ़ता है और कागज़ पर उत्तर लिखता है। मौखिक उत्तर नहीं देना होता इस क्रिया में। प्रतिक्रियादाता रेस्पोंडेंट डाक द्वारा अनुसंधानकर्ता को अपने उत्तर भेज देता है। अनुसंधानकर्ता को किसी भी रूप से वो लौटा सकता है। प्रश्नावली सर्वेक्षण के लिए प्रश्नों के प्रकार मुक्त प्रश्न, ओपन एंडेड। प्रतिक्रियादाता कुछ भी उत्तर दे सकता है, वो स्वतंत्र है उत्तर देने के लिए, जो ठीक समझता है। इसके अंदर क्लोज्ड एंडेड, अमुक्त प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रतिक्रियादाता को दिए गए संभावित उत्तरों में ही उत्तर का चयन करना होता है, जैसे हाँ या नहीं, सही या गलत। बहुविकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, जो एक मापनी स्केल यानी रेटिंग स्केल के ऊपर होते हैं। मापनियों के संबंध में एक कथन दिया जाता है और प्रतिक्रियादाता अपना मत विभिन्न अंक मापनी, जैसे त्रिअंक, मैं सहमत हूँ, अनिर्णय है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, असहमत हूँ, 3 अंक हो गए। 5 अंक वाली भी हमारे पास रेटिंग स्केल हो सकती है। अत्यधिक, सहमत हूँ, असहमत हूँ, अत्यधिक असहमत हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास स्केल्स होती हैं, जो 7 अंक की भी हो सकती है, 9 अंक की भी हो सकती है, 11 अंक की भी हो सकती है। वो निर्धारित होता है, जो हमारे पास रिसर्चर है उस पर निर्भर करता है। प्रश्नावली सर्वेक्षण का उपयोग पृष्ठभूमि संबंधी एवं जनांकीय संबंधी सूचनाएं, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, भूतकाल का में की कोई इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट टाइम, अभिवृत्तियाँ या किसी के एटीट्यूड्स, लोगों के किस प्रकार के हैं किसी चीज़ के लिए, या उनकी राय जानने के लिए जो प्रश्नावली विधि है, ये बहुत अच्छी विधि है। व्यक्तियों की प्रत्याशाओं यानी उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी आकांक्षाओं की जानकारी का ज्ञान भी हम इसी विधि के द्वारा ले सकते हैं। अगली विधि आती है हमारे पास दूरभाष सर्वेक्षण यानी टेलीफोन सर्वे। मोबाइल फ़ोन पर या एसएमएस द्वारा सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में समय कम लगता है, क्योंकि प्रतिक्रियादाता साक्षात्कारकर्ता को नहीं जानता। इसलिए प्रतिक्रियादाताओं में असहयोग, अनकोऑपरेटिवनेस की फीलिंग आ जाती है, क्योंकि जानता नहीं है, वो पूरी सूचना नहीं देना चाहता है। इसीलिए वो सूचनाएं देने के लिए अनिश्चितता यानी रिलक्टेंट होता है, और कभी कभी वो एक बिल्कुल सतही सूचना देता है, वास्तविक सूचना नहीं देता है। प्रतिक्रियादाताओं में आयु, लिंग, आय स्तर, शैक्षिक स्तर आदि इन भिन्नताओं के कारण अनियमित परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं। बायस्ड रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। सर्वेक्षण विधि के लाभ: हजारों व्यक्तियों से शीघ्रतापूर्वक
एक दक्षतापूर्वक यानी एफिशिएंटली सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं, क्योंकि सर्वे शीघ्रता से किए जा सकते हैं। इसलिए नए मुद्दों पर लोगों की राय जानना, जनमत जानना संभव शीघ्र ही हो जाता है। ऐसे डाटा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सर्वेक्षण विधि की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। प्रतिक्रियादाता गलत सूचना दे सकते हैं, जो ठीक सूचना है वो नहीं देते। लोग शोधकर्ता को नहीं बताना चाहते हैं कि किसी भी एक विशेष मुद्दे पर उनके वास्तविक विचार क्या हैं। लोग कभी कभी ऐसी प्रतिक्रियाएं देते हैं जैसा शोधकर्ता जानना चाहता है, वास्तविक सूचना नहीं देते। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिक भिन्नता जानने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक विधि बहुत अच्छी है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विकास, जैसे बुद्धि के लिए, अभिक्षमता एप्टीट्यूड जानने के लिए, व्यक्तित्व जानने के लिए, किसी का इंटरेस्ट यानी रुचि जानने के लिए, अभिव्यक्ति जानने के लिए, मूल्य, शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट आदि को जानने के लिए ये प्रयोग बहुत ही मूल्यवान हैं और बहुत अच्छी हमें जानकारी देते हैं, डाटा देते हैं, पद्धति देते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग। उसके बाद पर्सनल सिलेक्शन, जैसे कहाँ पर, प्लेसमेंट में, जब हम सर्विस लगाते हैं उसके लिए, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग में देने के लिए, निर्देशन या गाइडेंस देने के लिए, निदान डायग्नोसिस करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ गाइडेंस क्लिनिक, किसी की समस्या का समाधान निकालने के लिए उसको गाइडेंस देना। आजकल विशेषकर इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, क्योंकि लोगों को मानसिक तनाव बहुत अधिक है। डिफेंस की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके अंदर भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक बहुत ही उपयोगी टूल है हमारे पास इन समस्याओं को जानने के लिए। कि प्रयोग की वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। यदि दो या अधिक अनुसंधानकर्ता एक ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण को एक ही समूह के सदस्यों को देते हैं तो इसका परिणाम लगभग समान होना चाहिए। परीक्षण को देने की प्रक्रिया, जैसे पर्यावरणीय दशाएं, समय सीमा, प्रतिक्रियाओं की गणना की विधि स्पष्ट होनी चाहिए कि हमने जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास आती हैं, जो डाटा हमारे पास आता है, उसको हमें प्रमाणित किस प्रकार किया जा सकता है, ये साफ होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्रामाणिक परीक्षण की विशेषताएं। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। अगर हम एक ही परीक्षण को दो अवसरों पर समान समूह में देते हैं तो उसके परिणाम समान होने चाहिए। उसके बाद दूसरा है परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट एंड रीटेस्ट। हमारे पास एक बार हमने परीक्षण दिया, फिर परीक्षण दिया, तो उनके जो समान लब्धांक हैं यानी उसका जो स्कोर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास इसकी वैधता यानी वैलिडिटी। किसी भी परीक्षण को के उपयोग को योग्य होने के लिए वैधता आवश्यक है। अब वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण उसी मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का मापन करता है जिसका कि वह मापन करने का दावा करता है। जैसे हम विद्यार्थियों की मैथमेटिकल अचीवमेंट को माप करना चाहते हैं तो जो हमने परीक्षण बनाया है वो परीक्षण मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को ही या उनकी अचीवमेंट को ही मेजरमेंट करें। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के मानक। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण तभी प्रमाणिक परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहलाता है जब उसके नॉर्म्स, उसके मानक विकसित किए जाते हैं। अब मानक क्या होता है? समूह के सामान्य और औसत निष्पादन है, यानी एक समूह के अंदर परीक्षण दिया जाता है तो उसका क्या एक सामान्य हमारे पास उसका स्कोर है
और परीक्षण विद्यार्थियों के एक बहुत बड़े समूह को दिया जाता है। आयु, लिंग, आवास स्थान आदि के आधार पर औसत निष्पादन मानक सुनिश्चित कर दिए जाते हैं और फिर हम उस प्रयोग को लगा सकते हैं। इसका उपयोग क्या है? मानक एक विद्यार्थी के लब्धांक को समूह के साथ तुलना करता है। जैसे हम क्लास के अंदर कहते हैं एक बच्चे का रिजल्ट आया, तो हम कहते हैं पूरी क्लास में कितने कितने मार्क्स हैं, यानी वो एक हमारे पास एवरेज के साथ हम कंपेयर करते हैं। किसी भी परीक्षण पर व्यक्तियों के प्राप्त लाभांक की व्याख्या की जा सकती है। उसके बाद आता है हमारे पास परीक्षण के प्रकार। एक होता है भाषा के आधार पर परीक्षण बनाए जाते हैं, वाचिक, जिसको हम वर्बल टेस्ट कहते हैं। इसके लिए साक्षरता आवश्यक है। किसी न किसी भाषा में लिखना होता है, भाषा में एक्सप्लेन करना होता है। एक है अवाचिक, यानी नॉन वर्बल, जिसके अंदर भाषा का प्रयोग नहीं होता। कोई संकेत प्रयोग में लिए जा सकते हैं, चित्र प्रयोग में ला सकते हैं, कोई प्रतीक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास निष्पादन, यानी परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि हम वस्तुओं को एक ही स्थान पर से दूसरे स्थान पर एक पर्टिकुलर क्रम में रखते हैं, सिस्टम से रखते हैं। तो उसके बाद है दूसरा बेस है हमारे पास कि हम किसी भी परीक्षण को किस प्रकार देते हैं, यानी व्यक्तिक परीक्षण। ये ऐसा परीक्षण है जो कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। व्यक्तिक परीक्षण में अनुसंधानकर्ता आमने सामने परीक्षण बांटता है और परीक्षार्थी की जो टेस्ट कर रहा है उसकी प्रतिक्रियाएं नोट करता है। एक दूसरी प्रकार का है समूह परीक्षण, ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों को परीक्षण दिया जाता है। ये ग्रुप टेस्ट होता है। ग्रुप टेस्ट में क्या होता है कि उत्तर देने के निर्देश आदि, जो भी जैसे परीक्षण कैसे किया जाएगा उसके निर्देश परीक्षण पर ही लिखे होते हैं और परीक्षार्थी उन्हीं के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देता है। एक है गति एवं शक्ति परीक्षण, स्पीड टेस्ट। जैसे हम किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को मापना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसको स्पीड टेस्ट देते हैं। उसके लिए समय निर्धारित होता है कि इतने समय में आपने इस टेस्ट को पूरा कर लेना है। दूसरा है हमारे पास शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण में व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यता, उसकी अंडरलाइंग एबिलिटी का मूल्यांकन किया जाता है। उसको पर्याप्त समय दिया जाता है, यानी इसके अंदर कोई समय सीमा नहीं होती है। व्यक्ति अध्ययन की स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस विधि में एक व्यक्ति विशेष के बारे में गहराई से अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के लिए विशिष्ट योग्यताओं को उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक व्यक्ति ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रोग है, क्यों है, क्या उसके लक्षण हैं, वो कैसा व्यवहार करता है, तो हम केवल एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्टेड जो पर्सन है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी विभिन्न विधियों द्वारा एकत्रित की जाती है, जैसे साक्षात्कार द्वारा, परीक्षण द्वारा तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। इन विधियों को हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। व्यक्ति अध्ययन से व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाएं तथा उनके प्रभाव की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण का सिद्धांत तथा पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत व्यक्तियों के प्रेक्षण द्वारा अध्ययनों से ही परिणाम है। यानी प्रेक्षण किया गया, केस स्टडीज़ की गई, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया और ये थ्योरीज बनी। इसके बाद आता हमारे पास सुझाव या रिकमेंडेशंस। होता क्या है कि केवल एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के परिणाम से हम सामान्य परिणाम नहीं दे सकते। इसके लिए हमें अनेक स्रोतों से विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए और तब हमें एक सामान्य निष्कर्ष निकालना चाहिए। अब हमारे पास एक अगली विधि आती है
जिसको हम कहते हैं प्रदत्त विश्लेषण यानी डाटा एनालिसिस। प्रदत्त विश्लेषण के लिए दो प्रकार की हमारे पास विविध उपागम हैं। पहला है क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक विधि। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में जो हमारे पास क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मुक्त प्रश्न होते हैं, उनकी श्रृंखला होती है और उन प्रश्नों के से संबंधित जो उत्तर दिए जाते हैं उन उत्तरों को अंकों में परिवर्तित किया जाता है। उस मापनी को जो रेटिंग स्केल होती है उसको अंकों में परिवर्तित कर दिया जाता है और जो प्रतिभागी जो पार्टिसिपेंट है वो सर्वाधिक प्रतिक्रियाओं का चयन करते हैं। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी द्वारा दिए गए उत्तरों के अंक निर्धारित करता है तथा अंत में उन अंकों का योग करता है। अनुसंधानकर्ता व्यक्ति के लब्धांक यानी उसका जो स्कोर है की तुलना समूह से करता है तथा सांख्यिकीय विधियों द्वारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा निष्कर्ष निकालता है। दूसरा है हमारे पास क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक विधि। यहाँ परीक्षार्थी से प्राप्त सभी सूचनाएं अंकों में परिवर्तित नहीं की जा सकती, जैसे पहली विधि में किया था। जैसे कोई माँ बच्चे के नए रहने पर कैसा महसूस करती है, इसको अंकों में नहीं दिया जा सकता। यह केवल उस माँ द्वारा वर्णित अनुभवों के आधार पर ही समझा जा सकता है। ऐसे अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने गुणात्मक विधि क्वालिटेटिव प्रोसेस का विकास किया है, विधियों का विकास किया है। यहाँ तक हमने अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य, विधियाँ, सब हमने उसके बारे में अध्ययन किया, लेकिन इसके साथ कुछ नैतिक मुद्दे भी जुड़े हुए होते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान मानव व्यवहार से संबंधित होता है, इसलिए अनुसंधानकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपने अध्ययन के दौरान नैतिक सिद्धांतों का पालन करे। अब सवाल है कि नैतिक सिद्धांत कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है स्वैच्छिक सहभागिता, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, कि जो व्यक्ति अध्ययन में भाग ले रहे हैं वो भाग लेने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो स्वेच्छा से भाव करें, स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करें। दूसरा, सूचित सहमति, यानी प्रतिभागी को, पार्टिसिपेंट को ये पता होना चाहिए कि अध्ययन के दौरान उनके साथ क्या घटित होगा, ताकि वे अध्ययन में भाग लेने के लिए सूचित निर्णय ले सके। तीसरा आता है हमारे पास स्पष्टीकरण, यानी डीब्रीफिंग। अध्ययन समाप्त हो जाने पर प्रतिभागियों को सभी आवश्यक सूचनाएं देनी चाहिए जिससे वे अनुसंधान को ठीक से समझ सकें। अनुसंधान के दौरान क्या हुआ, ये सारी सूचनाएं उनको, पार्टिसिपेंट्स को, प्रतिभागी को मिलनी चाहिए। यह अति आवश्यक है। यदि अध्ययन में छल कपट, डिसेप्शन का उपयोग किया गया हो तो प्रतिभागियों को अध्ययन के बाद किसी भी प्रकार की चिंता, कोई मानसिक दबाव या दुष्प्रभाव का अनुभव नहीं होना चाहिए। अध्ययन के परिणाम की भागीदारी, यानी शेयरिंग ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिभागियों के वापस जाकर अध्ययन के परिणाम बताए। यानी एक तरीके से जो प्रतिभागियों के ने भाग लिया है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में, उनको पूरी जानकारी उसकी मिलनी चाहिए। उसके बाद है गोपनीयता। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदत्त स्रोतों से जो हमें प्रतिभागी की परिणाम संबंधी विचार अंतर्दृष्टि पर उत्पन्न करती है, प्रदत्त स्रोतों की गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो सूचना
प्रतिभागी ने अनुसंधानकर्ता को दी है उन सूचनाओं को अत्यंत गोपनीय रखा जाए। ये कुछ ऐसे नैतिक मुद्दे थे जो किसी भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के साथ जुड़े होते हैं और ये अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से हमने अध्याय 2 को बहुत विस्तृत रूप से इसके ऊपर हमने चर्चा की और मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।